जय श्री राम सभी छात्रों को। कक्षा 12 हिंदी की इस कक्षा में हम लोग विधाओं के बारे में पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य की जो प्रमुख विधाएं हैं जिनमें से नाटक, एकांकी और उपन्यास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम सबका अगला विषय है कहानी। तो आप लोग लिखना चाहते हैं, कॉपी में आपको लिखना भी है, इसलिए हेडिंग बनाएंगे कहानी। फिर लिखिए, कहानी आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। अब ध्यान देने की बात यह है कि आज के समय में व्यक्ति बड़े बड़े उपन्यास नहीं पढ़ सकता, ठीक है, या फिर नाटक, एकांकी इत्यादि की विधा चूँकि लंबी भी होती है, इनको मंचन करना पड़ता है, अभिनय करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास उतना समय नहीं है। वो थोड़े से समय में पूरे भाव को समझ लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कहानी की विधा जो है यह सबसे उपयोगी सिद्ध हुई है, इसीलिए आजकल की ये सबसे लोकप्रिय विधा रही है। कहानी का लक्ष्य किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि की मानसिक अभिव्यक्ति करना होता है। कहानी घटनाओं, पात्रों और भावों के आधार पर लिखी जाती है। कहानी का जो शीर्षक होता है वो बड़ा रोचक होता है। रोचक का मतलब कहानी के नाम से ही ऐसा कुछ आभास हो जाता है जैसे कि उसमें क्या वर्णन किया गया है। आप लोगों ने प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात पढ़ी। पूस की रात पूरी कहानी पढ़ लेने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि इसमें एक ठंड के दिनों की रातों की कथा कही गई है, ठीक है। देखिए, गर्मी आजकल काफ़ी बढ़ रही है। कहानी जो है कलात्मक रूप से छोटी होती है। सभी विधाओं की अपेक्षा कहानी छोटी भी होती है। कहानी और उपन्यास एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। जैसे कहानी छोटी होती है और उपन्यास काफ़ी लंबे लंबे रचनाओं में होते हैं। छोटी होते हुए भी कहानी अपने संपूर्ण भाव को बड़ी सरलता से अपने पाठक को समझा देती है, जबकि उपन्यास में ऐसा नहीं है। उसमें अगर आपको कोई भी भाव समझने हैं तो आपको पूरा उपन्यास पढ़ डालना है, और पूरा उपन्यास काफ़ी बड़ा होता है, समय लगता है, लेकिन कहानी में ऐसा नहीं। तो आप लोग लिखेंगे कि आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है कहानी। कहानी का शीर्षक बहुत ही रोचक होता है और कुछ इस तरह का होता है कि उसके नाम से ही कहानी का भाव स्पष्ट हो जाता है। पात्रों, घटनाओं, भावों और संवेदनाओं के आधार पर लिखी जाने वाली विधा कहानी कहलाती है। फिर आप लिखेंगे, उपन्यास की अपेक्षा कहानी काफ़ी छोटी होती है, कलात्मक और प्रभावपूर्ण होती है। कहानी की जो कथा वस्तु है, जो कथानक है, वह संगठित होता है, क्रमबद्ध और प्रभावपूर्ण भी होता है। प्रत्येक घटना कहानी के लक्ष्य से ही संबंधित रहती है। कहानी के शीर्षक पर ही आधारित होकर सारी घटनाएं कहानी की लिखी जाती हैं। अब बात करेंगे हम लोग कहानीकारों की। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को बताया गया है, किंतु भारतेंदु जी से पहले भी कहानियाँ लिखी गई हैं। इनमें से सबसे पहले मुंशी इंशा अल्लाह खां, जिनको सैयद इंशा अल्लाह खां भी कहा गया है, इनकी कहानी थी रानी केतकी की कहानी, जिसके बारे में आप लोगों ने लिखा है। इसका उल्लेख आता है। कुछ विद्वान इसको पहली कहानी भी मान लेते हैं, लेकिन कहानी कला की दृष्टि से जो कहानी विधा के लिखने का तरीका है, उसके हिसाब से इसको पहली कहानी नहीं कहा जा सकता। फिर इसके बाद कुछ लोगों ने द्विवेदी युग में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती नामक कहानी को प्रथम कहानी का नाम दिया है, जो कि वास्तविकता आप लोग खुद लिख सकते हैं हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी साहित्य की जो पहली कहानी है। जिस प्रकार से आपको मैंने बताया कि पहला उपन्यास जो था वह उन्होंने लिखा था, मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास ने। ऐसे जो पहली कहानी है वो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती है, ठीक है। फिर एक बांग्ला भाषा में लिखी हुई कहानी थी दुलाई वाली, ठीक है, धुलाई नहीं, दा है, दुलाई वाली। और रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक कहानी लिखी थी
11 वर्ष का समय। इनको भी अधिकांश विद्वानों ने प्रथम कहानी माना है, किंतु ये सारी कहानियाँ बाद की हैं। सबसे प्रमाणिक, वास्तविक और जो आपके कोर्स से संबंधित है वह है इंदुमती। इंदुमती को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना गया है, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। फिर विषय वस्तु के आधार पर हिंदी की कहानियों का विभाजन कई प्रकार से किया जाता है। जैसे कुछ कहानियाँ ऐतिहासिक होती हैं, कुछ सामाजिक होती हैं, यथार्थवादी होती हैं। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता, वास्तविकता पर आधारित। प्रतीकवादी होती हैं, मनोवैज्ञानिक होती हैं और हास्य व्यंग प्रधान कहानी भी होती है। तो ये कहानी के प्रकार हैं। कहानी में जिस तत्व की प्रधानता रहे, किसी सामाजिक घटना की, तो देखिए इस तरह से कहानी में जिस किसी एक भाव की प्रधानता रहे, कहानी वैसी मान ली जाती है। अगर किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया जाए तो कहानी ऐतिहासिक होती है। अगर किसी सामाजिक घटना का वर्णन किया जाए तो कहानी सामाजिक हो जाएगी। इसी तरह वास्तविक संसार पर, जो आज का वैज्ञानिक युग है, इसमें प्रायोगिक आधार पर किसी घटना का वर्णन हो तो उसको यथार्थवादी कहानी कहते हैं। किसी साधारण से क्षेत्रीय ग्रामीण स्तर की कहानी हो तो उसको आंचलिक कहानी भी कहा जाता है। इसी तरह और अगर हास्य किया गया हो, व्यंग किया गया हो, जैसे एक कहानी है रानी नागफनी की कहानी, ठीक है, जैसे इंशाअल्लाह खान ने लिखा था, जो वो केतकी की कहानी मैंने आपको 11 में लिखवाया था, नागफनी की कहानी, वो जो आपकी है वो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित हास्य व्यंग प्रधान कहानी है। ठीक है, कहानी का विभाजन घटनाओं के आधार पर, चरित्र के आधार पर अथवा भाव के आधार पर या फिर वातावरण के आधार पर भी किया जाता है। कहानी के प्रमुख लेखकों में सबसे प्रसिद्ध नाम मुंशी प्रेमचंद का है, जिन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, शिवानी नाम की लेखिका हैं, कृष्णा सोबती हैं, और बाकी में रामचंद्र शुक्ल जी की केवल एक कहानी 11 वर्ष का समय। इस तरह से ये प्रमुख कहानीकार रहे हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती ने भी कुछ कहानियाँ लिखी हैं। इसके बाद अगली विधा जो हम लोगों की होगी वो है आपका निबंध। निबंध के बारे में हम लोग शुरुआत से पढ़ते आए हैं। हिंदी की सबसे प्राचीन विधा है, ठीक है, सबसे पुरानी विधा है निबंध। ध्यान दीजिए, हेडिंग डाल के आप लिखेंगे कि गद्य की नवीन विधाओं में निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विकसित विधा है। सबसे महत्वपूर्ण और विकसित विधा क्या है? निबंध है। आलोचकों ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। गद्य लेखन की जो परीक्षा होती है वो वास्तव में निबंध के आधार पर ही की जाती है। निबंध किस तरह से लिखते हैं? अगर कोई भी साहित्यकार लिखे, कहानी लिखना आसान होगा, ठीक है, उपन्यास लिखना उसके लिए शायद सरल हो जाए, किंतु निबंध लिखना सरल नहीं है। निबंध पूर्णतः तार्किक होना चाहिए, तर्क पर आधारित, विचारों पर आधारित, इसलिए निबंध का लेखन कठिन है। इसीलिए आलोचकों ने, आलोचक होते हैं जो समीक्षा करते हैं, सही और गलत की पहचान करते हैं साहित्य में, उन्हें आलोचक कहा गया है। साधारण अर्थ में हम आलोचक का अर्थ वही जानते हैं जो हमारी बुराई करता हो, कमियां बताए, लेकिन ऐसा नहीं, जो अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को पहचान कर बताए वह आलोचक, वही समीक्षात्मक कहलाता है। तो निबंध को आलोचकों ने गद्य की कसौटी कहा है। निबंध का प्रयोग दार्शनिक और बौद्धिक विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो आज का निबंध है वो दार्शनिक नहीं रह गया है और ना ही वो संस्कृत के निबंधों से मेल खाता है जो बौद्धिक विचारों को या सांस्कृतिक विचारों को व्यक्त करे। आज का जो निबंध है वो अंग्रेजी के एस्से के निकट है। आप जानते हैं अंग्रेजी में निबंध को एस्से कहा जाता है। तो आधुनिक निबंध जो है एस्से का प्रारूप हो गया है। तात्पर्य यह है कि अब केवल उसको भी हम लोग उसी तरह से लिखते हैं जैसे आधुनिक में आप देखिए किताबों में आप देखते हैं क्वेश्चन बैंक वगैरह लेते हैं, उसमें क्या पहले प्रस्तावना दी जाती है, विषय प्रस्तुतिकरण होता है और फिर जा कर के उसका उपसंहार किया जाता है। किंतु आप जो पढ़ते हैं, आप देखिए भारतेंदु जी को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद को, इनके निबंध में ऐसा नहीं है। इन लोगों ने कोई प्रस्तावना नहीं लिखी है, कोई विषय प्रस्तुतिकरण की हेडिंग नहीं बनाई है या उपसंहार नहीं किया है, बल्कि धारा प्रवाह क्रम में ये लोग लिखते चले गए हैं। किंतु आज का जो निबंध है
वो विभिन्न शीर्षकों पर आधारित हो गया है, जैसा कि अंग्रेजी में किया जाता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि निबंध जो है वो अंग्रेजी के एस्से के सर्वथा निकट है। गद्य की भाषा की अभिव्यक्ति भी इसी विधा से स्पष्ट होती है, यानी अपने भावों को अभिव्यक्त करने से जो भाषा का प्रसार होता है वह निबंध में ही होता है। निबंध की विषय सीमा मानव जीवन के समान विस्तृत है। जैसे मनुष्य के जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रतिदिन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता, हर एक घटना ऐसी होती है जिसके बारे में लिखा जा सकता है, जो उल्लेखनीय होती है। सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक हर कार्य हमारा ऐसा होता है जिसमें किसी भी घटना का आप उल्लेख किसी से कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपका कोई ना कोई कार्य रोज विशेष होता है। तो जैसे मानव जीवन की घटनाएं अपार हैं, विस्तृत हैं, ऐसे ही निबंध के विषय भी विस्तृत हैं। आप देखिए, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या फिर प्राकृतिक घटनाओं पर भी आधारित निबंध लिखे गए हैं। इसी में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र का पढ़ा, जो राष्ट्रीय स्तर का था, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। दूसरी ओर महावीर प्रसाद द्विवेदी का देखिए, प्राकृतिक चित्रण किया उन्होंने, सूर्योदय का जो वर्णन किया आपने 11th में पढ़ा पिछले साल। तो इस तरह धीरे धीरे करके निबंध के विषय जो थे बहुत व्यापक हैं, जिस तरह से मनुष्य का जीवन परम व्यापक है। निबंध में बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है। निबंध में भावनाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया, कल्पनाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया। निबंध जो होते हैं संपूर्ण तर्क पर आधारित होते हैं, विचार प्रधान होते हैं। निबंध में लेखक का व्यक्तित्व प्रमुख होता है। ये विशेषताएं, इसको लिखते चलिएगा। लेखक का व्यक्तित्व विशेष होने का मतलब ये होता है कि उसमें जो लेखक लिखता है वो सारी बातें अपने दृष्टिकोण से लिखता है। लेखक किसी दूसरे की बात ना लिख, अपने विचार व्यक्त करता है, इसलिए इसमें लेखक ही प्रमुख होता है। इसमें लेखक किसी भी विषय का पूरी तरह विवेचन करता है, विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है, फिर परीक्षण भी करता है, उसको सही गलत ऐसा है ये भी ठहराता है, और व्याख्या करके फिर मूल्यांकन भी कर देता है कि जो उसने लिखा क्या है। विषय का जो निर्वाह है, जो सृजन है, लेखक अपनी इच्छा के अनुसार और अपने दृष्टिकोण के आधार पर करता है, ठीक है, इसलिए वो स्वतंत्र रहता है। विषय शैली के अनुसार निबंध के 4 भेद होते हैं। आप लोग चारों के नाम लिख लेंगे। विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध, वैसे आपको इसमें केवल 4 नाम ही लिखने हैं, मैं एक बार बता देता हूँ कि विचारात्मक निबंध में बुद्धि की प्रधानता है, विचार करने की आवश्यकता है, यह तर्कपूर्ण होता है। भावात्मक निबंध, जैसा कि मैंने बताया, निबंध में भावों की प्रधानता नहीं होती। यदा कदा अगर कोई लेखक लिखता भी है तो उसको ललित निबंध कहा जाता है। उसमें हृदय तत्व की प्रधानता होती है, रागात्मकता होती है, भावों के और उसमें जो है ध्यान लगाया जाता है। इसका लक्ष्य होता है पढ़ने वाले की बुद्धि की अपेक्षा उसके मन के भावों को प्रभावित करना। मन को जो प्रभावित करता है जो निबंध, जो बुद्धि की कसौटी पर खरा न उतरे, वो भावात्मक है। तीसरा होता है वर्णनात्मक निबंध। निबंधों की एक शैली भी है वर्णनात्मक। देखिए, किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या देखने योग्य किसी भी आकर्षक, सरस और रमणीय स्थान का, किसी सुंदर चीज का जो वर्णन होता है अपने निरीक्षण के आधार पर, देखने के आधार पर, वह वर्णनात्मक निबंध होता है। जैसे आपने कोई चीज़ देखी है, उसको सोचते हैं और फिर उसके बारे में आप देखी गई उस वस्तु के बारे में अपना चिंतन लिखते हैं कि आप उसे देखकर क्या सोचते हैं, वह वर्णनात्मक है। इसके बाद होता है विवरणात्मक निबंध। इनमें प्रायः ऐतिहासिक, सामाजिक घटनाओं या ऐसे किसी स्थान की, किसी यात्रा या दृश्य में देखी गई किसी चीज़ का विवरण दिया जाता है। देखिए, यात्रा में देखी गई किसी एक चीज़ का विवरण अगर आप दे रहे हैं तो निबंध है, लेकिन अगर संपूर्ण यात्रा वृत्तांत का वर्णन कर रहे हैं तो वह यात्रा वृत्त नाम की एक विधा हो जाती है। इस तरह से निबंध की यह 4 विधाएं होती हैं, जिनको आप लोग नाम सहित लिख लेंगे। इसके बाद हिंदी साहित्य की जो सबसे महत्वपूर्ण एक और विधा है वो है आलोचना। आलोचना का शब्द जो है, आलोचना शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है किसी वस्तु को भली भांति देखना, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से देखना ही आलोचना कहलाता है।
आलोचना में साहित्यकार क्या करता है, वो देखी गई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पुस्तक, ग्रंथ, किसी भी चीज़ की गहन समीक्षा करता है। उसको देखकर, समझकर, सुनकर या पढ़कर उस पर गहन चिंतन करता है और फिर अपने विचारों को लिखता है। किसी भी देखी गई वस्तु, व्यक्ति, स्थान को, उसमें क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, उसका प्रभाव कितना अच्छा है, कितना गलत है, वह कितनी सकारात्मक है, कितनी नकारात्मक है, तमाम विचारों के आधार पर, उसको अपनी बुद्धि के आधार पर परखने के बाद जब कोई साहित्यकार लिखे तो वो आलोचना कहलाती है। देखिए, आलोचना की परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि किसी साहित्यिक रचना को देखकर उसके गुण दोषों का विश्लेषण करना ही आलोचना कहलाता है। आलोचना के लिए समीक्षा और समालोचना जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। साहित्य आलोचना का अर्थ किसी रचना के साहित्यिक और शास्त्रीय मूल्यों की उसके तत्वों के आधार पर विवेचना करना है। हिंदी में आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ है। प्रायः हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए हैं, किंतु भारतेंदु युग से ही यह आरंभ हुई थी। सबसे पहले नाम आता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो देखिए, आलोचना में भली भांति परीक्षण किया जाता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और बालमुकुंद गुप्त, इन दोनों ने भारतेंदु युग में ही लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर नामक एक नाटक की आलोचना करके आलोचना विधा को जन्म दिया था। अब आप लिख सकते हैं कि संयोगिता स्वयंवर के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं और इसकी आलोचना दो लोगों ने की। पहले बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरे बालमुकुंद गुप्त। इन दोनों ने आलोचना साहित्य को जन्म दिया। द्विवेदी युग में आलोचना विधा पर आधारित साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। आलोचना का विकास द्विवेदी युग में विस्तृत रूप से होना शुरू हो गया। सबसे पहले आलोचक हुए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी प्रसिद्ध आलोचक हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के पहले सबसे प्रसिद्ध कोई आलोचक हुआ तो वो श्याम सुंदर दास जी थे, जिन्होंने सन 1900 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करके हिंदी साहित्य को एक, आप कह सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से हिंदी का विकास हो सके। पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन आदि थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी एक उच्च कोटि के आलोचक रहे हैं। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से अनेक रचनाकारों और उनकी रचनाओं की निष्पक्ष भाव से आलोचना की है। ऐसा नहीं कि किसी एक को उन्होंने गुणवान बताया, दूसरे को गुणहीन, ऐसा नहीं। किसी भी साहित्यकार को उन्होंने अपनी पत्रिका में उसकी रचना पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उसकी आलोचना की थी। छायावाद युग में, जो शुक्ल युग है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल परम प्रसिद्ध आलोचक हुए हैं। उन्होंने गंभीर आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। आलोचना करते हुए निबंधों की रचना की है। आलोचना के क्षेत्र में हिंदी साहित्य को उन्होंने एक नया रूप दिया। वस्तुतः शुक्ल युग में ही आलोचना का चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है। शुक्ल जी के उपरांत अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि कई आलोचक हुए हैं, जिन्होंने अपनी अपनी आलोचना साहित्यों के द्वारा हिंदी में आलोचना विधा को मजबूती प्रदान की है। इसके बाद हिंदी की जो उपविधाएँ हैं, उपविधाओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पहली होती है जीवनी। जीवनी क्या है? इसमें जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में कुछ लिखता है स्वयं, जैसे मैं अपने बारे में जब लिखूं तो वो जीवनी है। लेकिन जब कोई सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में, मेरे जीवन के बारे में लिखे, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जब मैं किसी और के जीवन के बारे में लिखूं, अपने बारे में नहीं, अगर मैं स्वयं लिखूं तो आत्मकथा है। इसको पिछली बार मैंने बताया था, एक बार ध्यान से सुनिएगा, यहाँ छोटी सी त्रुटि हो रही थी अभी पढ़ाते पढ़ाते।
वास्तविकता यह है कि किसी दूसरे के जीवन के बारे में जब लिखा जाए तो उसे जीवनी कहते हैं, और जब स्वयं के जीवन के बारे में लिखा जाए तो आत्मकथा कहते हैं। तो हिंदी की अन्य जो विधाएं हैं इनमें पहले हम सबके नाम जान लें। जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य, गद्य काव्य जिसको गद्य गीत कहते हैं, रेखा चित्र, संस्मरण इत्यादि है। ठीक है, इन सब में इसी में रेडियो रूपक है, जो रेडियो का नाटक होता है, भेंट वार्ता होती है। ठीक है, यात्रा साहित्य होता है, और एक और विधा है डायरी लेखन। ठीक है, डायरी लेखन भी बहुत प्रसिद्ध विधा रही है। इन सारी विधाओं के बारे में हम लोग कल के अपने वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विधाओं के बारे में बताते हुए ब्लैक बोर्ड का कोई विशेष उपयोग नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई समस्या आपको होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। आज बस इतना ही। आज हम लोगों ने सबसे पहले कहानी को पढ़ा है, निबंध को पढ़ा है और आलोचना को पढ़ा है। यहाँ हिंदी की प्रमुख विधाएं समाप्त होती हैं। अब जो गौड़ विधाएं हैं उनके बारे में हम लोग कल से जीवनी से अपना पढ़ना शुरू करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।